लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 1700 से ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को यूज़ करके मुगल्स से वॉर करनी स्टार्ट कर दी थी। अब क्रोनोलॉजी समझना। 1756 में सिराजुद्दौला ने कैलकटा को कैप्चर कर लिया था। अगले साल 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। एक तरफ था सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स। सिराजुद्दौला का मोटिव था ब्रिटिशर्स को सबक सिखाना, क्योंकि उन लोगों ने ट्रेड राइट्स का मिसयूज़ किया था। ऊपर से फोर्ट विलियम में आर्मीज़ भी छुपा रखी थी। ब्रिटिशर्स का मोटिव था कि किसी भी तरह से पावर में आना ताकि वो रूल कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड द ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड कैलकटा। और ब्रिटिशर्स की इस जीत के बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को कैलकटा का गवर्नर बना दिया गया। 1764 में स्टोरी में एक और ट्विस्ट आया। अब होने जा रहा था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ थे मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, शुजा-उद-दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड अ मुगल एम्परर, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश को लीड कर रहे ब्रिटिश आर्मी मेजर हेक्टर मुनरो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी ब्रिटिशर्स जीत गए, और इस हार की वजह से एम्परर शाह आलम को रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कैलकटा के गवर्नर थे, उनके साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी में शाह आलम ने ब्रिटिश को दीवानी राइट्स यानी सिविल राइट्स, जैसे कि राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, टू कलेक्ट टैक्सेस, सिविल जस्टिस, यानी दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा दे दिए। सो ब्रिटिशर्स के हाथ में अब सिविल साइड के सारे पावर्स आ चुके थे। ब्रिटिशर्स ने ऐसी चाल चली जिसकी वजह से दीवानी और निज़ामी राइट्स अब अलग हो गए थे। दीवानी राइट्स थे ब्रिटिशर्स के पास और निज़ामी राइट्स थे नवाब्स के पास। एक स्टेट को सही तरीके से गवर्न करने के लिए ये दोनों राइट्स का एक जगह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों राइट्स इंटरकनेक्टेड है। निज़ामी राइट्स यानी राइट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, राइट टू मेंटेन आर्मी, क्रिमिनल जस्टिस। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब तक आपके पास टैक्सेस या लैंड रेवेन्यू, जो कि दीवानी राइट से आता है, वो नहीं आएगा, तो आप आर्मी या लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन कर पाओगे। तो ब्रिटिश ने बड़ी चालाकी से रेवेन्यू के राइट्स ले लिए, और आर्मी तो ऑलरेडी उनके पास थी ही, जो कि फोर्ट विलियम में थी। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद इस ट्रेडिंग कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई, क्योंकि अब वो किसी भी पार्ट को कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि उनके पास आर्मी और फंड्स दोनों थे। इसके बाद 1769-1770 में बंगाल फेमाइन आया, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स थे वो ख़राब हो गए और कंपनी उन क्रॉप्स को बेच नहीं पाई। कंपनी के एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी करप्ट थे। कंपनी में पैसों की चोरी चल रही थी। एम्प्लॉयज़ ने सोचा था कि आने वाले क्रॉप से वो कंपनी के प्रॉफिट्स को लेवल कर लेंगे, पर बंगाल फेमाइन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली गई। ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। टैक्सेस बढ़ा दिए गए ताकि कंपनी लॉस से रिकवर कर सके। बट तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। 1770 से लेकर 1773 तक कंपनी बहुत बड़े लॉस में जा चुकी थी। 1773 में कंपनी ने मजबूर होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड के लोन के लिए अप्लाई किया, और इस वजह से क्वीन की नज़र कंपनी के करप्शन पर पड़ी।
फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट को पास करने के पीछे क्वीन का क्या मोटिव था? क्या था ये एक्ट? इस एक्ट के रिजल्ट्स क्या थे? ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।